तो तू पहले उससे शुरू कर, अमरीश पुरी की आवाज। लाले, वेलकम टू अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट। मोदी के लिए तो अब आई थिंक कैलाश खेर ने गाया ना गाने, वॉच दिखाता है वो पॉडकास्ट पे जाके, ये अंबानी ने दी है, हमें जो दिया है किसी और ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है मेरे दाता। अब ये हमको मिली, ये अंबानीज ने दी। अच्छा, जो भी हम पहनते हैं हमको सब उपहार में मिलता है। एक समय था हमको कागज भी किसी ने नहीं दिया। हम सोचते थे परमात्मा लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं, मोमेंटो मिलते हैं, ये मिलता है वो मिलता है, हमको कोई कागज नहीं देता। इंडिया में लोगों को समझ नहीं आता विजडम क्या होता है, पागलपन क्या उनको होता लगता है कि वो जो आईआईटी बाबा था वो उनको लगता था ये जस्ट बिकॉज ये हल्का सा सटका हुआ है तो ये बहुत ही डीप है। आईआईटी बाबा के लिए लोग पागल बन रहे हैं। हाँ, गोविंदा ऐसे क्रैक होने लगा, इन्होंने उसको पॉडकास्ट पे खींच लिया। सुनील पाल उन सबको पता है पागल हो गया। सुनील पाल इज अ सुनील पाल को खींच प्रोफेशनल के हेटर podcast विदाउट पे गिल्ट। सबको वो गाली क्रैक देता भी है भाई, वो सिर्फ हेटर नहीं है, मतलब वो सेंसलेस है। इनकी असली में कोई जगह नहीं। ये सब फेक लोग हैं, इनकी जिंदगी फेक है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये आज लोगों को डिप्रेशन दे रहा है, कल को ये खुद डिप्रेशन में है। और उसने मतलब क्या उस बोला, पे गिल्ट नहीं, हेट की कोई गिल्ट नहीं है उस पे हेट करने की। और वो 15 साल पुराना वाला जो टीवी में फाउंडेशन लगा देता ना, वो वाला लगा के जो अब की लाइट में मतलब क्लियरली दिखता भी है, तो स्किन टोन 3 नॉच ऊपर करने के लिए वो कर रहा है। तो बोला जाकिर खान की कोई कॉमेडी, और ऊपर से वो बेहुदा आदमी शायरी भी करता है। गया था मैं समंदर, दिखा मुझे वो भयंकर, फिर मैं गया भयंदर। ये बस राइमिंग की शायरी करोगे आप? पर ये देखो ना, जैसे वो पूरी तरह पता चल गया इनको ये तो क्रैक है। तो पॉडकास्ट के लिए ऐसे गेस्ट को बेस्ट है। लेकर। हाँ। ये सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट क्रैक्स हैं। रील का जो मीडियम है बड़ा ही, आई थिंक काफी कैजुअल मीडियम है। तो वो एक तरह से है कि एक शॉपिंग मॉल में आप नंब होके चल रहे हो, तो चीज़ें दिख भी रही हैं, नहीं भी दिख रही हैं, आपको पता नहीं, बिकॉज यू आर डिजी बाय दी स्पेक्टेकल विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एज अ कंज्यूमर। काफ़ी सारे राइटर्स ने ये शॉपिंग मॉल एक्सपीरियंस पे बहुत लिखा है, इंटरेस्टिंग पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर ने। तो रील का एक्सपीरियंस कुछ वैसा ही है कि आप बस चल रहे हो और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डेज्ड हो आप उसमें, और आप कंज्यूम कर भी रहे हो, बट वो आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से हिट नहीं कर रही। तो रील का मीडियम इस तरह से बड़ा ही डिटैच सा मीडियम है। एक आप सबस्टैक के लिए लिखते हो, और एक आप अपने वीडियो एसेस के लिए लिखते हो, फिर रील्स के लिए जो लिखते हो, तो इन तीनों का प्रोसेस कैसे जाता है पर्सनली जब लिखने बैठते हो? तो ऑब्जर्वेशनल वाली जो एक्सरसाइज थी वो सेम मॉडल मैंने फॉलो किया कि अगर मैं कुछ क्लिप्स देख रहा हूँ वीडियोस की, तो क्लिप्स देखते हुए मेरे दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं बेसिकली। तो ये जो वीडियो डायरीज जो काफ़ी पॉपुलर हुई बीच में, तो वहाँ पे मेरा ये था कि मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ उससे मेरे सबकॉन्शियस में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन। दी ऑब्जर्वेशनल जो चीज़ है वो आप बाहर ना ऑब्जर्व करके क्लिप्स पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो दैट आई स्टार्टेड डूइंग इट, देन दैट इम्प्रूव्ड माई राइटिंग अ लॉट। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पोहा, यू आर रीडिंग कि अब पोहा देख के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, पोहा। अब एक वर्ड है पोहा, तो इट कैन राइम विद लॉट मेनी थिंग्स लाइक सोहा, अली खान, नोहा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इससे काफ़ी जोक्स की पॉसिबिलिटी खुल जाती है बिकॉज वो कनेक्टेड है। फिर पोहा कहाँ पे है, एमपी में है, ओके एमपी में और क्या होता है, एमपी इज़ अ लाइक हिंदुत्व स्टेट, और काफ़ी सारी वो भी चीज़ें होती हैं। तो हाउ टू कनेक्ट दैट विद पोहा। फिर पोहा के साथ जलेबी है तो उनका कॉम्बिनेशन है ना, पोहा एंड जलेबी आर अटूट कॉम्बिनेशन। तो हाउ टू कनेक्ट इट विद मोदी एंड अमित शाह हु आर ऑल्सो लाइक पोहा एंड जलेबी हमेशा पैकेज में आते हैं। तो ऐसे बेसिकली क्रिएटिव जो एस्पेक्ट है वो कनेक्शंस बिठाना है, रैंडम कनेक्शंस। तो अब रैंडम कनेक्शन वो इंसान बिठा सकता है जो जिसकी एक तो कनेक्शन बिठाने में दिलचस्पी हो, और दूसरी जो इतनी फालतू की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, और तीसरा जिसको थोड़ी सी क्राफ्ट में इंटरेस्ट है राइटिंग के। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो राइटिंग का प्रोसेस, क्रिएटिविटी का इन जनरल, आई थिंक द मेन आइडिया इज एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस। कोई भी आप सब्जेक्ट पकड़ो और उसके कितने कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी फॉर मी। लाइक प्याज है, उसको खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, वैसे ही है। तो आप उसकी लेयर्स को, एक चीज़ को आपने पकड़ा, उसकी लेयर्स को आप खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो।
क्लासिकल म्यूजिक भी इसी तरह का है। आप एक सुर पकड़ते हो, एक नोट पकड़ते हो, फिर उस नोट को क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना उसका, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, भूल गया। फिल्म एप्रिसिएशन की क्लास, हाँ, फिल्म एप्रिसिएशन की क्लास पढ़ाते हैं। उसका एक होता है कि आप उसको एक एक चीज को फिर खोलते जाते हो। ख्याल होता है उसका हाँ, अराउंड, आई थिंक हाँ, वो बिल्ड करते हो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब इन दी एंड आई थिंक इसी चीज़ से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो ये अगर आप बेस समझ जाओ कि मतलब क्रिएटिविटी का बेस क्या है, दैट इज़ द बेस ऑफ द क्रिएटिविटी विच इज़ टू मेक कनेक्शन। अब आपके दिमाग पे कि आपका दिमाग कितना खुराफाती है, तो खुराफाती है तो आप बहुत रैंडम कनेक्शंस बिठा दोगे। तो मेरा थोड़ा सा उस तरह का है कि मैं बहुत ही रैंडम जो लोग लगते हैं ये कहाँ से जोड़ दिया, कहाँ से आ गया, तो मेरा दिमाग ऐसे वर्क करता है। बट किसी और का है जो थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक सटल और कामर और उस तरह का हो, देन दे विल ऑल्सो मेक सम कनेक्शन, बट दे विल बी मोर सटल कनेक्शन, मोर। जैसे फॉर एग्जांपल वो पायल कपाड़िया वाली फिल्म हमने देखी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, तो उन्होंने एक लव का रैंडम कनेक्शन बिठा दिया राइस कुकर से, कि वो कनी को कुकर मिलता है तो उससे वो एक लव का तीसरा कनेक्शन बैठ गया। तो क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट दैट, 1 2 3 4 उनको आप जोड़ रहे हो और कैसे वो कर रहे हो। तो इसीलिए क्रिएटिव एस्पेक्ट, मतलब क्रिएटिव फॉर्म को फॉलो करना इज अ वेरी माइंड फकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज ये सीधी चीज नहीं चलती, ये टेढ़ी मेढ़ी आदमी को तो सीधा चलना पड़ेगा, आदमी को बहुत सीधा चलना उसके स्केड्यूल का कैसे मैनेज। तो इसीलिए कि आपको, आप जो काम कर रहे हो तो उसमें अगर आपकी एक रूटीन है और आप सॉर्टेड हो, देन आई थिंक यू कैन क्रिएट मोर इन द कंटेम्पररी टाइम्स। पहले वाले आर्टिस्ट तो आई नो कि कैसे थे, अभी भी, बट वो टाइम जा चुका है कि आप बिल्कुल ही पागल हो जाओ और बिल्कुल ही रॉकस्टार की तरह, रॉकस्टार मूवी की तरह कर रहे हो, वो नहीं होता। वो एक बहुत ही बेकार रोमांटिसाइजेशन। पर जैसे अभी भी जैसे मैंने यूजुअली हम देखते हैं यहाँ राइटर्स में, आर्ट सर्कल में, फिल्म इंस्टीट्यूट में, काफ़ी जगहों पे, कि आप एक सेंस ऑफ थोड़े से उसमें जाते ही हो, निहिलिस्ट फेज में, या फिर थोड़े से डिस्ट्रक्शन में जाते हो, और एक वो पुराना वो भी है काउंटर कल्चर वाला एक इन्फ्लुएंस के, जब तक आप तोड़ फोड़ नहीं कर देते और जब तक आपके अंदर LSD ना लो तब तक फील नहीं आती भाई। वहाँ पे वो कि जितने भी आपके फिल्म मेकर्स, आपके जो आइडल हैं, वो सब दारू पी के बर्बाद हुए वैसे वहाँ ये पे है। तो इनफैक्ट आपके जो म्यूजिक के, हमारे टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग में था तो हम लोग मनाते थे एल्कोहलिक वीक। अच्छा, ये मेंबर ओनली है, पापा ने दिख रहे एल्कोहलिक वीक मना रहा था, इसीलिए इसके 32% इसीलिए आए इसके। तभी आज ये पॉडकास्ट कर रहा है, तभी आज ये नोएडा में स्टूडियो में बैठा है, किसी अच्छे ऑफिस में नहीं बैठा सरकारी। तो वहाँ पे हमारा ऐसी एक रैंडम आइडिया आ गया था कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो हमारे फेवरेट थे, वो अल्कोहल पी के मर गए। तो हमने कहा उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम अल्कोहलिक वीक मनाएंगे हर साल, जिसमें 7 दिन हम हर एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए अल्कोहल पियेंगे 7 दिन के लिए लगातार। तो जैसे एक दिन हमने जिम मॉरिसन के लिए रख दिया, एक दिन वो निर्वाणा के लिए रख दिया। तो ऐसे बड़ा ही रैंडम था, बहाने थे, बट हमको लगता था बड़ा अल्कोहल और इन सब से मतलब यू बिकम क्रिएटिव और यू बिकम मतलब कुछ कूल चीज़ थी। ऑल्दो अब अनकूल हो गई वेरी, जैसे तूने बताया था कि अब लोग जो यंगस्टर हैं वो अल्कोहल नहीं पी रहे, क्योंकि अब मतलब वो MD मारो, हाँ ये सब करो, वीड और इन सब चीज़ों का काफ़ी इन्फ्लुएंस है हाँ दुनिया पे। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे अल्कोहल एक ही चीज़ थी। वेपिंग भी है बाहर, बहुत वेपिंग हो गई है। वेपिंग में मिलाते हैं वो लोग, हाँ मतलब वेपिंग में, खैर यहाँ पे मेरे को नहीं आइडिया, लोग यूज़ करते हैं, पर हाँ बाहर तो काफ़ी है कि वो वीड वेप्स होते हैं ना, जो वीड उसमें ऑयल मिले होते हैं, वो सब होते हैं। अच्छा, हाँ इतनी आगे बढ़ चुकी दुनिया। मतलब है कि वो उसको स्मोक करके फिर अच्छा, मेरा ड्रग्स से उतना कुछ है नहीं, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो, मुझे तो काफ़ी एंजाइटी हो जाती है इन चीज़ों से, सो आई कांट कंज्यूम एनीथिंग। हाँ सो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्कोहल जब आप पीते हो तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी बोल देती है कि यार यू फक्ड अप लास्ट नाइट, ये क्या किया तूने। डॉली तू किसको चाय पिलाए रहे। तो
मुझे बिल्कुल मालूम नहीं मेरे को था। बिल्कुल अनुभव नहीं था। मुझे लगा फॉरेन कंट्री के बंदे इनको चाय पिलाना है तो मैं पिलाया। जब घर पे आया तो लोग ने मुझसे पूछा, ए डॉली तू किसको चाय पिलाया रे? तो वैसे ही अगले दिन आपको बॉडी पूछती है आपसे सवाल कि आपने ये क्या किया लास्ट तुमने दिन? क्या किया? तो अल्कोहल का ये है एटलीस्ट कि वो नेक्स्ट डे आपको बताता है कि आपसे गलती हुई पिछली रात को। वीड का जितने भी मैंने देखा लोगों का, जो मेरे आसपास जितने लोगों को मैंने देखा जो वीड स्मोकर हैं, स्टोनर है, उनको कुछ पता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो उनका ये कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। और वो तुम्हें बोलेंगे भाई क्रिएटिविटी कैसे लाएगा, इसके बिना क्रिएटिविटी नहीं आती। और तू क्रिएटिव है तो तुझे तो पीना चाहिए, तो करना चाहिए, तुझे तो लेना चाहिए, तो लेना चाहिए। इसी से थॉट्स हाँ। खुलते हैं। और रैंडम नाम बोल देंगे वीड स्मोकर। हाँ। गुलजार साहब वीड पीते हैं। गुलजार साहब के पास ना वर्ल्ड की बेस्ट चरस है, वो उनके पास ही आती है इंडिया में, तो इसलिए वो जो पीते हैं ना इतना अच्छा लिखते हैं। हाँ, वो भी वो रैंडम नाम जोड़ दे देंगे देंगे। किसी ना हाँ, किसी ना किसी को बोल देंगे इनके पास बहुत अच्छी है, इरफान खान के पास ये थी ये थी, कुछ पता नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ मतलब नसरुद्दीन शाह का बोलते हैं कि ये पूरे दिन वीड पी के क्रिएटिव पर भाई उसको जिस दिन नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है कि उस दिन वो बुरी एक्टिंग कर देगा। वो लोग भी अपना कहीं पहुंच गए हैं क्राफ्ट में, यार, चीज में। उसके एक बाद होता है कि आपके सबकॉन्शियस से आर्ट क्रिएट होता है, तो आपके पास क्राफ्ट है, स्किल है, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज उसको थोड़ा सा ऊपर ला दे। बट आप स्किललेस हो, टैलेंटलेस हो, मीडियोकर हो, फिर आप कंज्यूम कर रहे हो इस तरह की, तो आपका जो टैलेंटलेसनेस है वही तो हाइप अप होगा उसमें। हाँ। मतलब वॉट एवर यू हैव इट विल हाइप इट अप। या। तो वो दैट इज द थिंग। तो मतलब मुझे ऐसा इस तरह का लगता है। और तो इसमें एक ये भी छोटा सा मिसकंसेप्शन है ना कि जो पिक्चर पेंट करी जाती है जैसे श्रूम्स का और इन सब का, जैसे मैं शरूम का बोलते हैं थोड़ा थोड़ा लेते रहो, अच्छा श्रूम्स माइक्रो डोजिंग। हाँ, ये एक बहुत ही वियर्ड सा ये लोग पिक्चर पेंट करते हैं कि आप ना श्रूम्स लो और आपकी जो एक इनर कॉन्शियसनेस है ना, अंदर की जो अनकॉन्शियस है वो निकल के, जस्ट बिकॉज आप अनकॉन्शियस को ऐसे करके बोल रहे हो और बहुत ही ऐसे स्पिरिचुअल पेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली नहीं होती। वो इतनी ज़्यादा अगली, इतनी ज़्यादा हॉरिफिक हो सकती है कि आप उसके बाद क्रैक हो जाओ। तो मेरे पर्सनली कुछ दोस्त हैं, मतलब मैंने ये सब किया नहीं है, पर मैं पर्सनली अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो जिन्होंने ये सो कॉल्ड अनकॉन्शियस को हाँ एक्सपेरिमेंट करने का जिम्मा उठाया, और उसके बाद उनका जिम्मा नहीं उठा रहे घर वाले भी उनके। एक्चुअली इस तरह के लोग काफ़ी मिले मुझे जब मैं थोड़ा जवान था। तो उस टाइम पे इस तरह के लोग बहुत मिले कि अरे भाई तू श्रूम्स क्यों नहीं ले रहा, श्रूम्स उससे ले, थोड़ा तो लेके देख, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है लाइफ। बट जो बोलता था ना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, मुझे किसी की भी लाइफ चेंज नहीं दिखी, बट उनको लगता था कि उनकी लाइफ चेंज होगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा सा है, मेरे को भी इसमें ये लगा ही है कि अनकॉन्शियस को जो हम बोलते रहते हैं ना, कुछ ब्यूटीफुल है, कुछ ब्यूटीफुल है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। हाँ, बहुत ब्रूटल हो सकता है आपके साथ कुछ वो एक्सपीरियंस करने के बाद। और अपनी पावर लोग मतलब ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी पावर चीज़ें झेलने की। ये भी हमारी आदत होती है ना जवानी में। तो हाँ, ये हम फतेह तो करेंगे, जाएंगे यार, फतेह करेंगे। हाँ तो तेरा भाई गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है जब वो दारू ज्यादा पीता है। हाँ, ये वाली चीज़ है। बट हाँ, मतलब यही है कि आर्ट और क्रिएटिविटी का इस चीज से अल्कोहलिक और साइकेडेलिक से बहुत लिंक लोग बिठाते हैं। पर्सनली आई फाइंड दिस आइडिया बुलशिट। इनफैक्ट मैं एक बार मैंने एडिट बनाया था लिफाफा का एक गाना था, तो उस पर मैंने एक ट्रिपी सा एडिट बनाया था काफ़ी। अच्छा, एक ये भी बहुत होता है कि मुझसे नॉर्मली जो मेरा काम देखते हैं या फिर मेरी जो चीज़ें देखते हैं, तो उनको लगता है बंदा कुछ ट्रिप बहुत करता होगा, कुछ नशे कर रहा है, ये ऐसे उससे आता होगा। तो मैंने जो एडिट बनाया था, तो सारे लोग जिसको भी मैं दिखा रहा हूँ वो सब पूछ रहा है कि भाई कौन सा नशा किया है इसके बनाते हुए, इतना ट्रिपी एडिट है, क्या नशा किया। भाई मैंने सिर्फ रावत की कचौरी खाई और एक लस्सी पी थी, कोई नशा नहीं। भाई वो नशा ही है। मतलब वो तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे कभी क्रिएटिविटी और इसका कोई लिंक इतना खास दिखा नहीं। बट आई डोंट नो, देयर आर, मतलब बोलते मैंने दिखा, मतलब आई कांट इमेजिन जिम मॉरिसन मेकिंग ग्रेट म्यूजिक विदाउट being so fucked up. But you can definitely imagine him making longer, मतलब making music for a longer duration, like he died when he's sober, मतलब if he was sober, अगर मतलब वो sober
रहता ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे ये रोलिंग स्टोन्स वाले जो म्यूजिशियंस हैं, आई थिंक कीथ रिचर्ड्स वगैरह ने ही बोला है कि हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी जितने ड्रग्स करके। हमने अच्छा काम तो बनाया, लेकिन अब क्या है कि हमारी पूरी क्रिएटिविटी उसी पे रिलाई करती है। तो वो जो एक लॉन्ग हॉल के लिए सस्टेनेबल नहीं है। कई ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, मतलब हम जानते ही हैं, जो पूरे इन्होंने ड्रग्स करे, पूरी लाइफ सब कुछ करा, उसको एक्सप्लोर करते रहे, घुसते रहे, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं। जैसे गैस्पर नो एकदम से उठ के बोलता है कि भाई उसने बहुत गंदी कौन सी ट्रिप एक्सपीरियंस करी थी किसी ड्रग की, कहता है कि गैस्पर नोए फ्रेंच फिल्म मेकर, हाँ गैस्पर रिकमेंडेशन। तो उसने भी ये अग्री किया कि यार आई थिंक वो बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी उसका, कुछ तो हुआ था और बहुत डाउनर में गया था। उसके बाद फिर उसने बोला यार ऐसे बकवास है, भाई तो हमसे पूछ लेता। इनफैक्ट गोवा के अंदर एमडी का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा एमडी लेते हैं। तो एमडी से बेसिकली आप एक पिल लोगे तो बिकम वेरी हैप्पी, लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी, नो डाउनर, नहीं डाउनर तो उसका होता है, लेकिन उसका कोई बैड ट्रिप वगैरह कुछ नहीं होती। तो बट वो आपको बहुत हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा दे देता है। मानो जो आपको 2-3 महीने में हैप्पीनेस मिलनी थी, उसी पॉइंट पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड हैप्पीनेस मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी एडिक्टिव ड्रग। तो उसका बोलते हैं कि यू कैन टेक इट, मतलब इट्स नॉट दैट बैड, बट बिकॉज सिंस देयर आर नो हेल्यूसिनेशन और सच। लेकिन आप साल में एक बार ले लो किसी म्यूजिक फेस्टिवल में, या फिर कभी 2 बार ले लो। गोवा में मैं लोगों से मिला, वो वीक में एक बार ले रहे हैं, क्योंकि उनका आइडिया ऑफ हैप्पीनेस उसी पे टिका हुआ है। मैं तो नोएडा में लोगों को जानता हूँ हैप्पी विदाउट दैट। नोएडा में जानता नोएडा में तो लेने की जरूरत जो है सैटरडे, यहाँ पे कोई हैप्पीनेस का आइडिया कुछ है। गोवा में तो बीच चले जाओगे, यहाँ तुम्हें नाला ही दिखता है। अब दिल्ली में आई थिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्रग्स का कल्चर बढ़ गया है, क्योंकि आई थिंक वो म्यूजिक से भी डायरेक्टली रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से। और म्यूजिक का यहाँ कल्चर बहुत बढ़ गया है, गिग्स बहुत बढ़ गया है, गंदी गिग्स और रैंडम गिग्स होती हैं। अभी रिसेंटली किसका हुआ था कॉन्सर्ट? पुशा टी का हुआ था आई थिंक। ये भी आया था 21 सैवेज आया था इंडिया, एक आई थिंक कुछ टाइम पहले 50 सेंट भी आया था। एक कॉन्सर्ट का लोग बहुत कर रहे हैं ना कि आजकल कॉन्सर्ट के लिए लोग इतना ज़्यादा क्यों पागल हो रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दिलजीत का कॉन्सर्ट होता है तो पूरा देश पागल हो जाता है, उनको चाहिए दिलजीत मतलब की। एक तो पीटर कैट का होता है तो भाई पीटर कैट के कॉन्सर्ट में जाना ही जाना है। वो उनका वो है 4 धाम यात्रा टाइप, 4 धाम यात्रा कि हमें भाई यहाँ जरूर जाना है, और यहाँ नहीं गए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। कुछ भी करने को तैयार है कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, स्पेशली कोविड के बाद में। पर आई थिंक जो पॉप के इवेंट्स हैं वो तो आई थिंक सेपरेट ही कर देने चाहिए, जो पॉप आर्टिस्ट्स के हैं, जैसे दिलजीत है वो तो अब सेपरेट कर दो आप। और ये अपना क्या नाम है इसका, गुरु रंधावा, करण औजला, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं पॉप के जोन को तो आप सेपरेट ही कर दो, कि फिर उनकी डिफरेंट फैन फॉलोइंग बहुत डिफरेंट है और बड़ी मैसिव है, बड़ी है, और मतलब हर क्लास से और हर तरीके का इंसान वहाँ पे आ रहा है। थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं जब जैसे ऑल्ट, ये पीटर कैट हो गया, ये लिफाफा के कॉन्सर्ट्स हो गए, या फिर और भी जो साथ में और आर्टिस्ट हैं। आई थिंक इंडी उसमें तो सबसे बड़े यही हैं इस टाइम पे। पर हाँ, जैसे हम देखने गए थे आई थिंक F16 का, हाँ थैंक्स एंड बियॉन्ड में, हाँ तो वो था जहाँ बहुत महंगा है वो जगह, वेन्यू है, कॉकटेल मिलती है 1200 रुपए की, 1200 रुपए की कॉकटेल। तो इस चक्कर में हम लोग बस कॉन्सर्ट देख के वापस आ गए। पर इंटरेस्टिंग ये है कि F16 है जैसे, तो आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। जब हम गए थे तो मतलब उसके भी कट्टर फ़ैन थे वहाँ पे, और जिनको गाने की लिरिक्स याद, जिनको गाने की एक लिरिक्स पता है, सब कुछ पता है, और एक गाना नहीं मतलब कई गाने पता है उनको। तो ये भी है, एंड ऐसा नहीं है कि वो किसी लाइनअप में परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेपरेट एक गिग है जिसमें पूरा भर दिया उन्होंने। तो ऑल्ट गिग्स के लिए स्पेस तो है। वो कैसा था पीटर कैट का? वो तो काफ़ी अच्छा था, अचानक वो महा वायरल हो गए। लेकिन पीटर कैट का मैंने ये ऑब्जर्व किया है, उन लोगों की जो ऑडियंस है ना, वो वैसी नहीं है कि मतलब वो जैसे दारू पी के लड़ाइयाँ हो रही हैं। करण औजला कॉन्सर्ट में हमने देखा था जिसमें मीम्स नहीं बन रहे थे, माहौल पूरा वेवी और वो हाँ लोग लड़ रहे थे। हाँ, या फिर दिलजीत में लोग इतनी फोटोज डाल रहे हैं और हर जगह जैसे लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीटर कैट में कोई इतना नहीं हो रहा था वहाँ पे, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई 30 साल पुराना कॉन्सर्ट है।
मतलब सब ऐसे लेदर जैकेट पहन के आए हुए हैं, लड़के लड़कियां बस गिर के उल्टियां कर रहे हैं कोनों में यहाँ वहाँ, शांति एकदम से। ही जिससे गया गुजरा वो कहते हैं ना कि यूथ का बिल्कुल डेकेडेंस वैसा वाला, विच Bitter फेल्ट अ लिटिल कंफर्टेबल। बर्बाद सा, निहिलिस्ट सा। बर्बाद सा, निहिलिस्ट सा। एक रात है इसमें जो मिल रहा है ऊपर वाले से मिल रहा है बाकी कल का पता नहीं। लेकिन एक लड़का वहां पे लेट गया था, कॉन्सर्ट खत्म हो गया था और वो नीचे पड़ा हुआ था, और उसकी दोस्त आते जाते हुए लोगों को बोल रही थी कि यार इसको यार जरा ऐसे ऐसे करो, उसको लोग रैंडमली मारो इसको। रैंडमली उसको ऐसे कोई लात मार रहा है, कोई उसके गाल पे कुछ कर रहा है। तो अच्छा। ऐसी बहुत ही ये तो मजेदार चीज है, हाँ, ले मतलब- नेक्स्ट टाइम। बहुत ही लूजर सी ऑडियंस है। लेकिन जैसे रिसेंटली काफी सारे कॉन्सर्ट हुए थे, एक तो उसका वो एक लड़की का वीडियो बड़ा वायरल हो गया था दिलजीत के कॉन्सर्ट में। वो लड़की रोते रोते कुछ गा रही थी, ऐसा कुछ हुआ था ना। वो मुझे तो अनफेयर लगा टू बी ऑनेस्ट, हाँ मतलब क्योंकि एक तो कॉन्सर्ट्स जो होते हैं या फिर कोई भी जगह होती है, एक प्राइवेट स्पेस आपकी प्राइवेट तो नहीं होती आई नो, बट आपका जो एक्सपीरियंस है उस जो आप देख रहे हो वो आप प्राइवेटली अपना एंजॉय कर सकते हो। आपको रोना आ रहा है तो रो सकते हो, हंसना आ रहा है तो हंस सकते हो, या फिर जो भी वॉट एवर यू फील लाइक डांसिंग यू कैन डांस। उस लड़की को इतना क्या ट्रोल कर दिया भाई कि वो रो रही है। ठीक है, आई मतलब थिंक It can be cringe for जो other- तरीका था ना हाँ। उसमें प्रॉब्लम थी। ट्रोलिंग सही थी। क्यों? ट्रोलिंग मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो दिलजीत का जो पूरा एक वो पीआर गेम और वो जो एक सो कॉल्ड एक्सेसिव पॉजिटिविटी है ना, वो सोशल मीडिया को डाइजेस्ट नहीं होती। वो दिलजीत का है, हाँ वो लड़की है। नहीं वो तो मैं समझ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रोलिंग जो उस माहौल को लेके हो रही है ना कि आप इतने इमोशनल हो रहे हो, वो सब हो रहे हो, वो चीज़ सही है। पर जैसे उसने उसको लड़की को सिंगल आउट करा और उसके फिर वो कैरेक्टर पे वो चीज़ें करने लगे, वो सब हाँ। थोड़ा वियर्ड है। हाँ, बट दिलजीत का अपना एक फेक पीआर तो बहुत हाँ, जबरदस्त है उसका। जो ओ मतलब जी इंग्लिश नहीं आंदी मैनू, इंग्लिश नहीं आंदी। फिर उससे ब्रांड के नेम पूछो तो सारे ब्रांड के नेम बता देगा, बड़े बड़े। तो ये सोशल मीडिया पे आई थिंक इन जनरली है, किसी का पीआर अगर बहुत स्ट्रांग होता है या फिर कोई बहुत ऐसे अपना पीआर पंप कर रहा जैसे होता है। अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर का हो गया, अभी सलमान को पकड़ लिया इन लोगों ने कि सलमान के एडिट्स बन रहे हैं ना, तो अब सलमान की ये जैसे जो अगली अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग 3 चीज़ों से हुआ था। एक तो अपना शाहरुख का, तो शाहरुख का वो हकला मीम्स करके वो करके उन्होंने पता नहीं इतनी पुरानी ट्रोलिंग थी जो 15-16 साल पुरानी, वो अभी लेके आ गए। और शाहरुख को एक पॉइंट पे कमेंट शायद बंद करने पड़े, क्योंकि वो कमेंट में बस वो अकाउंट बंद हो गया, उसकी वो जो फोटो है वही आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। वो उसका डीएम भर दिया लोगों ने, डीएम भर दिया, मतलब पागल कर दिया। क्या कर आप ये सोचो ना कि मेटा के ऑफिस में बैठ करके अगर एक बंदे के 4-8 लाख मिलियन फॉलोअर कितने होते हैं इन लोगों के, अगर हैं तो एक पूरी टीम लगी होती है इनके एक अकाउंट के 30-40 होंगे इनके तो। हाँ, मतलब इनके एक बंदे के अकाउंट के पीछे पूरी टीम लगी होती है। ये खुद थोड़ी, क्योंकि अगर इसने एक पोस्ट कर दिया तो कितने लोगों के पास जाएगा, कितने कमेंट्स होंगे, कितनी चीजें होंगी। और अगर इसका अकाउंट बंद हुआ होगा तो ये सोचो कि कितना मैसिव स्पैमिंग होगी उसके ऊपर। तो मतलब मैं ये तो जब भी जाता हूँ मैं रैंडमली क्लिक कर देता हूँ शाहरुख के, सब के सब वो अलग अलग तरीके से सेम मीम। अर्जुन कपूर पे तुम जाओगे, अर्जुन कपूर के वही है अंडरवर्ल्ड में जिगरा यारा के नाम का। और उससे पहले अर्जुन कपूर वाज ट्राइंग टू बिल्ड हिज पीआर एज अ थिंकिंग एक्टर। तो वो एक मेरा दोस्त है चलचित्र टॉक, उसके शो में भी वो गया, वैभव मुंजाल के शो में। तो वहाँ पे दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिम एज अ थिंकिंग सिनेफाइल, थिंकिंग एक्टर। तो वो मतलब ऑब्वियसली उनकी पीआर टीम्स होती है, वो सबको करती है, सबके पास ईमेल वगैरह जाते हैं, वो तो एक अलग गेम है। लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर मीमर्स ने वो इतनी पीआर थी जो करोड़ों की खप करके तोड़ दिया। अब ये प्लान लूजर बना दिया उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और अब पता है वो अच्छा लग रहा है। नाउ यू कैन डाइजेस्ट, नाउ आई कैन डाइजेस्ट हिम। तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं दिलजीत का कह रहा हूँ ना कि वो जो तरीका होता है इन लोगों का करने का, वो मिसगाइडेड होता है। मिसगाइडेड टॉक्सिक पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि ओ जी हमारे तो यहाँ से बच्चा ही होना है। नहीं, मीमर्स की तरफ से भी, जो मीमर्स जैसे काउंटर करते हैं इनको, वो उनकी कोई मोरालिटी तो होती है। तो इनका कभी फैन को पकड़ लेंगे, कभी किसी के बाप को पकड़ लेंगे, तो ये सब फैन को, उसके फैन को पकड़ लिया, तो ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन ये है कि जो बंदा इतनी पीआर पॉजिटिविटी देगा ना एक टाइम पे, उसको ये लोग मतलब बेसिकली ये
फिल्टरिंग का प्रोसेस कर देते हैं कि किसी आजकल किसी भी आर्टिस्ट की गॉडली इमेज नहीं बन सकती कि ये बंदा, जैसे पहले के टाइम पे था ना कि 20-30 साल पहले राजेश खन्ना जी बहुत अच्छे थे, देवानंद जी की तो बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, देवानंद जी को, अमित जी देखो, अमित जी से जेंटलमैन कोई हो नहीं सकता। वो एक आइडिया था ना जिसमें एक सेलिब्रिटीज को लेके एक सिंगुलर नैरेटिव होता था, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि एक सेलिब्रिटी है, उसकी कुछ पीआर टीम्स हैं, वो पीआर फिल्टर आउट होके न्यूज़पेपर्स में आ जाता था। तो न्यूज़पेपर पंजाब केसरी में या फिर दैनिक भास्कर की जो कलर न्यूज़पेपर होते थे जिसमें फिल्मों की खबर छपती थी 3-4, या फिर जो पीआर के और डिफरेंट मीडियम थे जैसे रॉन्देवू विद सिमी ग्रेवाल टाइप के, जिसमें आप वो अच्छा रॉन्देवू में उन्होंने पूरा वाइट रखा है, मतलब इतने क्लीन लोग हैं ये कि और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइट प्रिस्टीन, उनकी लाइफ बेस्ट है, कोई उसमें केओस नहीं है, कुछ नहीं, तो उन्होंने जानबूझ के वो वैसे ही प्रेजेंट करते थे। तो एक तरह से सिंगुलर आइडिया था एक सेलिब्रिटीज का कि इसके अलावा कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। तो फिर कभी कभार शायद कुछ रूमर्स आ जाती थी कि ये इसका अफेयर है, इसका अफेयर है, तो वो उसी तक लिमिटेड था। बट करंट टाइम्स के अंदर जो सेलिब्रिटी हुड का जो प्रीस्टलीनेस है उसको इतना तोड़ते हैं लोग सोशल मीडिया पे that it becomes easy to consume them now because they are also human. ना दिखा दिखा के ना इंट्रीग को मार दिया। एक तो हम लोग का कोई इंट्रीग नहीं रहा है ये सेलेब्स की तरफ, प्लस पॉजिटिविटी जो इतनी ज़्यादा, जैसे बीच में पेड्रो पास्कल का कर दिया था इन्होंने कि वो एक्टर है, पेड्रो पास्कल है, लाइक ही फील्स एंग्शियस, तो ही हैज़ अ आई थिंक ट्रांस सिबलिंग, तो उसको लेकर के भी कुछ को आई थिंक ट्रोल रोल कर चुके हैं, ये सब चीज़ें। फिर इतनी सारी फिल्में आई हैं उसमें उसी की शक्ल दिखती है। जैसे एक टिकटॉक बड़ी फेमस हुई थी बीच में जिसमें एक बंदा बाहर खड़ा होता है थिएटर के, ओ डू यू वांट टू वॉच अ पेड्रो पास्कल मूवी और अ पेड्रो पास्कल मूवी और अ पेड्रो पास्कल मूवी, तो लोग इरिटेट हो रहे हैं कि ये सारी फिल्मों में आ रहा है यार, हर जगह दिख रहा है, ठीक है ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ये है वो है सारी चीज़ें, लेकिन पब्लिक इरिटेट हो गई। एक तो वो क्या करता है कि वो बीच में एंग्शियस होता था तो वो अपने को एक्टर्स को ऐसे कभी कर्डल करता था, कभी स्क्रैच करता था, हाथ पकड़ लेता था, तो लोगों ने उसको हरास करना शुरू कर दिया कि क्रीप है जो भी है, पर वो तरीका तो गलत ही था। लेकिन अगर आप इतनी पॉजिटिविटी डालते रहोगे तो कैसे ना कैसे। बट एक बंदे का नहीं हुआ, जो मैट्रिक्स का हीरो था ना, हाँ क्या नाम था उसका, कियानू रीव्स का नहीं, कियानू रीव्स का नहीं हुआ। हाँ ये भी सोचने की बात है। सिर्फ एक ही बंदे का है जिसकी जो शुरू से जो पीआर थी पॉजिटिव, अभी भी पीआर पॉजिटिव है, और जबकि इतने एडिट बन गए इतने सब, बट वो लगता भी ही सीम्स जेन्युइन, क्योंकि वो उसने अपनी कुछ इमेज नहीं बनाई। हाँ। वो अपने स्पेस में ही इज ओके। वो पब्लिक स्पेसेस में बहुत ज़्यादा आता नहीं। कल हम जिसको देख रहे थे बिस्वा को, हाँ बिस्वा की एजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है हाँ एज कम्पेयर टू हिज कंटेम्पररीज। तो कल मैंने उसका वीडियो देखा, जो एक रील थी वो मैं यहाँ पे चला दूंगा, तो मुझे लगा हाँ यार ये बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो नहीं मतलब एजिंग के बाद में इज क्वाइट गुड, लुकिंग फ्रेश, इज लुकिंग फ्रेश, और उसमें थोड़ा हमें मजा भी आ रहा है कुछ देखने में, विच कान बी सेड अबाउट अदर कॉमेडियंस ऑफ हिज एरा जो कि इतने डेस्परेट हैं सक्सेस के लिए, रेलेवेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंपेयर हिम विद तन्मय भट्ट, तो तन्मय भट्ट के बारे में तो खैर मैंने लिखा है अपनी बुक के अंदर भी कि इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल इंटरनेट किस तरह से चेंज हुआ एक पॉइंट पे। जैसे कि एक टाइम पे जब ये थे, तन्मय भट्ट था, बस फीड का टाइम था, तब एक आइडिया ऑफ वोकनेस बिकेम वेरी कूल। तो वहाँ पे ऐसा था कि आपको सोशियो पॉलिटिकल और वोक बनना है, क्योंकि वो वर्ल्ड ओवर इसी तरह का चल रहा था। जॉन ऑलिवर और ये जो लाइव्स थे, ये जो सैटरडे नाइट लाइव्स और इस तरह के, तो वहाँ पे मूड ऐसा था, तो उन्होंने इंडिया में उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। बट धीरे धीरे जब ट्रेंड शिफ्ट होने लग गया तो somebody like तन्मय भट्ट अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे ऐसा कुछ मत करो, यहाँ पे आप जेन जी को बेवकूफ बनाओ, उनकी लिंगो में बोलो। अच्छा, इन सब की एज इज मोर देन 40 बट दे प्रिटेंड दैट दे आर जेन जी। तो ये डेस्परेटली अपने आप को रिलेटेबल बना रहे हैं 20 साल के बच्चों की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इफ यू लुक क्लोजली एट दैट हाउ ही डू इट, बट ही इज नॉट अ वेरी जेन्युइन क्रिएटिव और एनीथिंग। तो एनीवेज एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही, हाँ, उस तरह से वर्क कर रहा है, वो आ गया है बेसिकली। तो वही मैं कह रहा था कि बिस्वा का जो है उस पर्टिकुलर में, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उसकी किस तरह से जर्नी रही है। एंड बिस्वा का मेरे को ये भी लगता है कि ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज हु इज लाइक
पर्सनल, ही इज मैरिड, ही हैज अ चाइल्ड, बच्चा भी है। अब तो रिटायर हो जाना चाहिए भाई तेरे को। हम्म। मतलब अब तो तेरे को बोर हो जाना चाहिए ना, कि देखो फेम नहीं चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं इनफैक्ट चाहिए। वो बहुत अच्छी स्टेज है क्रिएट करने के लिए। हाँ वही तो, मतलब ऐसा बोला जाता है हाँ। ना, पर अब वो ज़्यादा रिलैक्स्ड, ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो काम उसका। मतलब पहले से मेरे को ऐसा लगा कि डेस्परेशन कुछ भी नहीं है। अपने आप को बंदा सीरियसली नहीं लेता बिल्कुल भी। जैसे कि मुझे कुछ एक मॉरल चीज़ पुट फॉरवर्ड करनी है, हैव टू मेक अ पॉइंट वाला कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ नहीं है मतलब। वो भी है, और इनफैक्ट बच्चे होने का एक ये भी फायदा होता है कि आपकी जो आइडिया एक डेस्परेशन टू सर्च हैप्पीनेस, ब्यूटी इन लाइफ, और डेस्परेशन टू मेक योरसेल्फ सेटिस्फाइड, जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे में आपको सब कुछ मिल जाता है, एक बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आप इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं होते कि मैं इधर भी भाग लूँ उधर भी भाग लूँ, थोड़ा कम हो जाता है। एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स इट हैपन्स, इन द इनिशियल ईयर्स एटलीस्ट, बात का मुझे नहीं पता। तो वो भी होता है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है, जब आप थोड़े से इतनी ज़्यादा वैलिडेशन और इसके भूखे नहीं होते और आप सेटिस्फाइड हो जाते हो जो आप कर रहे हो, देन यू कैन क्रिएट विद वेरी रिलैक्स्ड माइंड, विच इज़ ऑल्सो गुड। आई थिंक इनिशियली आपको थोड़ा पुश करने के लिए थोड़ी एनार्की चाहिए होती है, देन यू कैन बी मोर रिलैक्स्ड विद योर वर्क। तो यू एंटर विद द एनार्की, बट देन यू ट्राई टू उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दैट्स द गेम आफ्टरवर्ड। कि नॉर्मली जो इंटरनेट पे लोग होते हैं वो 2 साल टिकते हैं, 3 साल टिकते हैं, बट अगर आप 8 साल के लिए 10 साल के लिए टिके हुए हो, तो मतलब यू आर वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस। वो काफ़ी मुश्किल है। और उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा वैसे रहा है इसका। और आई थिंक एक और कॉमेडियन है, क्या नाम उसका, मानक मन्ना तो है ही नहीं, कहीं नहीं है, प्रेसिडेंसी नहीं है कहीं पे भी नहीं हो। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो ब्रांड इज लाइक एक्सक्लूसिविटी का ब्रांड है, कि आई एम एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल हु कम एंड वॉच मी। इनसेन है ये, कैसे बनाया उसने? मतलब ये भी देखने की चीज़ है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि आप जैसे टिकट का बहुत होता है कॉमेडियंस का, तो लोग जैसे उनके शोज वगैरह आने लग जाते हैं, तो वो टिकट, तो वो रील इसीलिए डालते हैं कि उस रील के एंड में एक स्क्रीनशॉट डाल दें कि उनकी टिकट्स अवेलेबल हैं और यहाँ अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया के थ्रू वो अग्रेसिवली टिकट बेचने की ट्राई करते हैं कि किसी तरह से हो जाए। इवन गुड कॉमेडियंस जो कि इतने पॉपुलर हैं, जैसे कि गौरव को मैं जानता हूँ, गौरव कपूर, जो कि बहुत फनी है विद इन द मेन स्ट्रीम सेटअप, ही इज़ वेरी फनी, और काफ़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। बट वो भी बहुत डेस्परेटली ही पुशेस फॉर द टिकट्स यहाँ पे कि उसको लगा कोई एक सीट खाली ना रह जाए, एक भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो नुकसान ना हो जाए, करता है कि आप उन 999 का नुकसान ना हो जाए, एक सीट खाली रह जाए। उसका ऐसा दिमाग, पंजाबी है विकासपुरी तो वो पर खींच देता पूरा, पार्किंग है खाली नहीं पड़नी चाहिए, वो स्कूटर डाल दे यहाँ पे आज वो वाला हिसाब है वो वाला उसका भाई। पर उसमें आई थिंक ये भी लगता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, वो भी डिपेंड करता है। जैसे ये म्यूजिक में भी सेम है, हम म्यूजिक का बात कर रहे थे ना, जैसे ये लिफाफा और इन सब की है, वो कौन सा, मतलब मेरे को लग रहा है कुछ आर्टिस्ट की कैटेगरी है कि वो एमवे चेन की तरह ही ऑपरेट करते हैं, कि मैं फ़ैन हूँ तो मैं दूसरा फ़ैन लाऊंगा। आर्टिस्ट नहीं अपना पब्लिसिटी करेगा, या फिर आर्टिस्ट नहीं लेके आएगा, या फिर मेरी जिससे बात हुई है डायरेक्टली, या मेरा जिसने काम सुना है, वैसे ही वो ग्रो करते हैं। मतलब ऐसे 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 बहुत प्रॉपरली उनकी वो बनती है, और वही फैंस उनके फिर चलते हैं आगे। लेकिन बाकी फिर अलग है कि आप सोशल मीडिया पे फट रहे हो और वो सब कर रहे हो और ये सब। इवन स्टैंड अप कॉमेडी का इस लेवल का बिजनेस ये नहीं पता था मुझे। फॉर एग्जांपल गौरव का जब मैं शो देखने गया था, तो वहाँ जब मैं गया तो उसका मैनेजर ढूंढने में मैंने कहा यार यहाँ मैनेजर कहाँ से ढूंढूंगा, इतनी भीड़ हो रही है, और लाइन मतलब वेन्यू के बाहर तक लाइनें हैं, वेन्यू के अंदर फिर उसके बाहर तक जा रही है। तो मैंने कहा इस लाइन को तोड़ के मैं अंदर कैसे जाऊँ। तो फाइनली मैं अंदर गया, मैनेजर मिली उसकी, और हमको 2 सीट दी उन्होंने। तो वो देखा, और वो एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा क्राउड और उसके साथ आप बैठे हो, और वो फिर मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि यूट्यूब पे तो जो था उसका बिल्कुल ही अलग था। मैंने कहा इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो वाला एक एक्सपीरियंस था। फिर ऑब्वियसली वरुण ग्रोवर के शो देखे थे हमने। फिर अभी मैंने एक खंबा का देखा था,
अच्छा खंबा का शो देखा था, विच अच्छा। वाज सरप्राइजिंगली गुड, मतलब सही था वो शो। वो तो और काफी पुराना। काफी पुराना, और वो ही इज गायब फ्रॉम सोशल मीडिया। हाँ सोशल मीडिया है ही नहीं, AIB के बाद हाँ है ही नहीं कहीं भी कुछ नहीं है, कभी कुछ तो लाइक किया था मेरा भी कुछ। अच्छा। तो वो पता नहीं, मतलब ऐसे कोई प्रेजेंस नहीं देखी मैंने, पर व्हेन ही वाज लाइक ऑन स्टेज तो मैंने कहा हाँ भाई कर तो रहा ही है। और पूरा सेट था लंबा, 1 घंटे का, बढ़िया शो था, मतलब उसने सही खींचा। लेकिन रिसेंटली अगर मैं मार्केट की बात करूँ, आई वाज वेरी सरप्राइज कि स्टैंड अप में इतना ज़्यादा पैसा भी है और नहीं भी है, मतलब दोनों देखे। एक तो जिनके पास भयंकर पैसा उनको भी देखा, हाँ एक उनको भी देखा जिनकी कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत क्राफ्ट में बहुत अच्छे वो लोग हैं, बट मार्केटिंग और वो शायद दे डजंट फिट इनटू दैट होल थिंग पॉपुलर नैरेटिव में। तो ये हैं, और आई थिंक more than 90% of people don't earn much through stand-up comedian, जितनी population है। I think only handful of people earn massive amount, सिर्फ काउंट किया जा सकता है उनको, 15 लोग 16 लोग। उसके अलावा 15-16 के चक्कर में बहुत सारे UPSC टाइप वाली चीज़ है कि वो एक छोटी सी। पर ये तो आई थिंक विद मोस्ट आर्ट्स, जैसे रैपर्स के साथ भी यही है, बन जाते हैं, कमा नहीं रहे, शो नहीं मिल रहे हैं तो अपना खर्चे हो जा रहे हैं। स्क्रीन राइटर्स के साथ सेम है, वो भी सारे। बट आजकल कोई अगर copywriting का काम रैपर है वो कमाएगा कैसे? जैसे किस कोई बन जाए हिप हॉप का आर्टिस्ट, मतलब अगर तो आर्टिस्ट है तो उसके 2-3 तरीके हैं कि अगर वो पॉपुलर है तो वो फीचर दे देता है किसी और के ट्रैक पे, उससे थोड़ा पैसा आ जाता है। फिर अपने ट्रैक पे स्ट्रीम्स पे कमाएगा वो यूट्यूब पे, जैसे एमी वे बंटा है तो वो कमाता होगा भाई, मतलब महीने के आई थिंक 20 लाख रुपए कमा लेता होगा वो। यूट्यूब से, हाँ बहुत YouTube बड़ा से आर्टिस्ट कमा है रहा वो, हो। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है एमी में बनता है, एमी वे बंटा है। वो तो एक अभी भी है, क्यों नहीं है, अभी भी गाने निकाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना। मतलब एक टाइम पे हिट था वो। यार पर ये देखो ना कि अभी भी अगर किसी के घर पे पार्टी होगी तो बचा देंगे ना वो गाना, मचाएंगे हाँ क्या गाना तो, सल्लू बोलेगा तो सल्लू बन जाऊंगा, मामा बोलेगा तो कल्लू बन जाऊंगा, तू कहे तो मैं नल्लू तो बन देख रहा है भाई वो, और मतलब वो गाने तो मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं। और फिर वो मचाएंगे 2, मचाएंगे 2 2 भी आया था, मचाएंगे 3 भी आया होगा, पता नहीं मुझे। तो ये है, अब जैसे वो आर्टिस्ट है शुभ, उसका वो इंडिया में कैंसिल कर दिया था उस कॉन्सर्ट, पे वो लोगों ने बोला खालिस्तानी और वो राइट सब किया। विंगर्स ने, और कैंसिल कर दिया। पर उसका वो है ना कि मैं एक गाना गढ़ के डाली लैम्बो संतरी, क्योंकि वो सही में एक गाना निकालता है तो लैम्बो संतरी ले लेता है, मतलब हाँ, ऑरेंज बहुत कलर की। पैसे कमाता कहाँ है। से कमाता है इतने पैसे? स्ट्रीम से कमाता है यार, उसकी स्ट्रीम्स इतने पैसे मिलते हैं? करोड़ों में स्ट्रीम्स है यार उसकी, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे स्ट्रीम्स देखो आप उसकी कितनी ज्यादा है। बाप रे, और वो उसकी एज 27 साल हो गई अभी। मतलब इनसेन है उसका। मैंने एक बार यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखे, हाँ तो बड़े वाइब वाले वीडियोस हैं, हाँ नॉट उसमें कोई डेस्परेशन वगैरह नहीं है, सिंपल वाइब वाले वीडियो हैं भाई। 50 करोड़, हाँ इस 50 करोड़ था या कितना था, मतलब नहीं 50 लाख, और करोड़ों में उसके व्यूज हैं। हाँ तो इस तरह के व्यूज हैं, मतलब मैसिव है उसकी ऑडियंस। एक टाइम में शायद विराट कोहली भी फॉलो करता था उसको, बट देन कंट्रोवर्सी के बाद उसकी unfollow। बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, क्योंकि इतनी बढ़िया वाइब के गाने, एक तो उसके जिम में भी बजते हैं, पार्टी में बजते हैं। आप कहाँ फिट बैठते हो एज एन आर्टिस्ट? आपको जिम में लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? आपको गाड़ी में लोग दारू पीते हुए, ये स्मोकिंग करते हुए, ये सब करते हुए लोग गाड़ी कारोबार करते हैं जब वेस्ट दिल्ली में, वो सुन, आप वहाँ बजोगे नहीं बजोगे? अगर आप आर्टिस्ट हो तो वो बहुत मैटर करता है। जैसे जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी, मैं चंडीगढ़ ही रहता था, तो मैं घर से निकला और मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री को किसी ने शूट कर दिया। कैसे? मतलब कि जब उस टाइम में चंडीगढ़ था, जिम में सिद्धू मूसेवाला बजता था, नाई पे बाल कटाने जाओ सिद्धू मूसेवाला बजता था, किसी की शादी में चले जाओ, मुंडन में चले जाओ, सिद्धू मूसेवाला बजता था। मरने के बाद या मरने से पहले? मरने से पहले भाई, मरने से पहले भी, ठीक है। आप बार्स में चले जाओ, बार्स में भी सिद्धू मूसेवाला बजता था।
कहीं भी चले जाओ, आप कैफे में चले जाओ कॉफी पीने, कॉफी पीते आप सिद्धू मूसेवाला सुन रहे हो। बट वो उस दिन कैसा माहौल था जब सिद्धू जब सिद्धू की डेथ हुई डेथ थी हुई पंजाब चंडीगढ़ में? में, मतलब लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे zombies घूमते हैं, मतलब ऐसे थे, सिद्धू की डेथ हो गई, सिद्धू की डेथ हो गई, सिद्धू। मम्मी मेरी ऑफिस से आई थी, वो कहती सिद्धू की डेथ हो गई, सिद्धू की। और लोग ऐसे घूम रहे हैं, मतलब मार्केट में बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे वही चल रहा है। और मतलब ऐसा हो गया था कि शाम को फिर खाली हो गए थे, मतलब वो मार्केटें खाली हो गई थी शाम को। तो बहुत ही वियर्ड था। आई थिंक वो सबसे बड़ा आइकन था उस टाइम पे। और वो फिर जो हुआ तब मेरे को समझ में आया एक्चुअली कि रैप का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है। रैप तो बाहर बोलने की बात है, लेकिन म्यूज़िक, क्योंकि वो तो एक बहुत ही बड़ा म्यूज़िक स्टार बन गया था ना, उस लेवल पे था वो। जैसे ये क्या ना, गुरदास मान वगैरह के लेवल पे था, उस लेवल पे जा चुका था वो, कि ये पंजाब को यही रिप्रेजेंट करता है और वो सब। बट सिद्धू के गानों में इतना कुछ मतलब किस टॉपिक क्या था? गन वायलेंस लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा गन वायलेंस पे, गन तो वायलेंस कनेक्ट कैसे था। होते थे लोग? क्योंकि वो बेसिकली, मैं आर्केटाइप ही बता देता हूँ आपको, वो आर्केटाइप उसका वो वाला है, वास्तव वाला आर्केटाइप है। ठीक है, 25 खोखा फिर मम्मी के सामने रोने वाला। मम्मी के सामने मम्मी की इज्जत करता हूँ बस मम्मी मेरी पलकों पे है, और बापू ने मेरे लिए जो किया है उसके सामने ज़िंदगी भर झुका रहूँगा। और एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर तू मेरा थोड़ा दर्द समझ के मुझे दुनिया से लड़ना है। बट उसको किससे लड़ना था? कुछ था कुछ, या ऐसी एक इमेज थी आर्केटाइप? मतलब ये इमेज तो ऑब्वियसली थोड़ी बना रखी है उसने, मतलब ऑब्वियसली हर कैरेक्टर प्ले करता है ना हर आर्टिस्ट भी अपने गानों में एक तरीके से, रैप वैप में। पर वो जो उसका जो मेटाफोरिकल गैंगस्टर एस्पेक्ट है, वो इस चीज़ में था कि जैसे पंजाब में वो आई थिंक बीच में एक वो भी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी ना, वो बीबीसी वाली या किसने बनाई, बहुत ही गंदी हाँ डॉक्यूमेंट्री। बहुत ही गंदी थी। लेकिन उसने एक सिंपल बात वो भी बताई थी कि छोटी छोटी चीज़ों में वहाँ सिंगर इन्वॉल्व होता है। जिम को खोलने से लेकर के, कोई कबड्डी के मैच से लेकर के, किसी का कैफ़े खुल रहा है, हर चीज़ में सिंगरों का दबदबा होता है। कहाँ सबसे कहाँ बड़ा पर है। इन्फ्लुएंसर है उस एरिया का। सबसे बढ़िया वो, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ये है वो है। अरे ये तो छोड़ो, आप वेस्ट दिल्ली जाओगे ना, बस। जैसे विकासपुरी मेरा भाई रहता है, तो फिर मैं उसके यहाँ जाता हूँ जब भी, तो फिर एक तो वहाँ नया सिंगर आ जाता है वेस्ट दिल्ली में एक पॉइंट पे, तो वो नए सिंगर आते रहते थे। तो जिसके पास भी पैसा आता था, अच्छा पैसा होता था, गाड़ी निकालता था, वो अपनी और म्यूज़िक वीडियो शूट कर लेता था। तो ये कल्चर है ही यहाँ पे भी, पंजाब में भी। तो ये तो रहता ही है, उससे इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। सिद्धू के गानों में ये था कि वो सिर्फ गैंगस्टर शिट नहीं थी, उसमें ये भी था कि वो लव सॉन्ग्स बहुत अच्छे बनाता था। पर्सनली मैं तो उसके लव सॉन्ग ज़्यादा लाइक करता हूँ। और उसमें मतलब कोई वायलेंस नहीं होता था, पर एक अच्छे लव सॉन्ग्स वो लिखता था। जाते जाते पॉलिटिकल सॉन्ग भी बना गया। नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलूंगी, धर्म के नाम पे डिबेट मिलूंगी। पर वो एक चीज़ उसने उसमें बड़ी अच्छी करी कि वो लड़की के पर्सपेक्टिव से गाने भी उसने काफ़ी लिखे, कि एक लड़की तो है। ये जो एक इमेज है लड़की कि के वो perspective सिर्फ गन के अलावा कुछ नहीं था उसके पास, नहीं ऐसा ये नहीं गलत है ना? ये गलत है हाँ। कि सिर्फ गन के अलावा, कि उसने गन पे चढ़ के और फिर ऐसे ऐसे वो क्योंकि नहीं अदर मुझे भी मतलब मैंने सिद्धू उतना नहीं सुना। मैंने सिद्धू का एक बार मैं ग्रोसरी स्टोर पे था जयपुर के, रात को कुछ लेने गया था, और मेरे को बहुत मतलब बोर करती हैं शॉपिंग, ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल, बहुत इरिटेट होता हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे गया था, तो ग्रोसरी स्टोर में वो जो स्पीकर्स बेचते हैं जो बड़े बड़े, ग्रोसरी भी नहीं था, सुपरमार्केट टाइप का था वो, तो वो सुपरमार्केट टाइप का था, तो बड़ा स्पीकर वहाँ पे रख रखा था, उस पे गाना चल रहा था ओल्ड स्कूल में तेरा दी वाइब बलिए नहीं ओल्ड स्कूल। इतना मैं मतलब कुछ खरीद रहा, कुरकुरे वुरकुरे, मैंने रखा, मैंने कहा ये कौन सा गाना है, मैं स्पीकर के पास ही खड़ा हो गया और पूरा गाना सुन रहा हूँ, वाइब कर रहा हूँ। मैंने कहा ये गाना बड़ा तगड़ा, ओल्ड स्कूल, ऑल्दो आई थिंक टुपाक का गाना था, समथिंग लाइक दैट। नहीं मतलब ये तो ओल्ड स्कूल तो एक नॉर्मल फ्रेज मतलब ही है। इसी तरह का एक एनीवेज वो एक गाना था, बट मैं वहाँ पे सुना, मैंने ये किसका गाना है, तो फिर वो मैंने कहा अच्छा सिद्धू मूसेवाला है कोई सिंगर है, फिर मैंने सुना, फिर और उसके काफ़ी सारे गाने मैंने सुने सिद्धू मूसेवाले के। हाँ मतलब तो इतने बढ़िया हाइप ट्रैक्स बनाता था ये हाँ। सारे, जिम करने के लिए भाई उसी पे लोहे उठते हैं वहाँ पे जिम में उसी से पंप आता है सिद्धू गानों पे आज भी। क्रेटिंग। तो हाँ, और एक जो भी ट्रेंडिंग गाना होता है पंजाब में,
वो गाना चलता है, जो भी अभी ट्रेंडिंग में गाना है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जिसका भी, वो चलता है, लेकिन मेन तो सिद्धू के गाने में ही लोगों को मज़ा आता है। चाहिए उनको सिद्धू मूसेवाला। अब तो करण औजला ज़्यादा वो है, लेकिन अब करण औजला ने उसकी जगह ले ली, मतलब जगह यार तो नहीं ऐसा ले सकता बोलना लेकिन तो नहीं चाहिए पर मतलब मार्केट में, सिर्फ मार्केट में, विद इन दैट मार्केट ही कैप्चर्ड करण औजला, आफ्टर हिज एब्सेंस। दिलजीत, हाँ। पर वही है, उसका जो एक रूटेडनेस वाला वो था, और एक कि मैं अपने गाँव नहीं छोड़ूंगा हाँ, वगैरह मोगा। वगैरह वो सब। और ये सारे सिंगर कनाडा में इतने क्यों फेमस होते हैं? कनाडा में बिकॉज पॉपुलेशन है हाँ इसलिए। पॉपुलेशन है इसकी वजह से है, और तो क्या ही है, क्योंकि कनाडा है तो फिर UK म्यूजिक प्रोडक्शन भी तो अच्छा जैसे होगा यूके ना। का एक जॉनरा बीच में बहुत पहले आ गया था, यूके भांगड़ा, क्या था, यूके गराज, यूके भांगड़ा गराज, भांगड़ा गराज, वो हाँ, वो जैजी बी भांगड़ा हाउस और वो और सब। ये सारे जो सिंगर थे, हाँ। उन्होंने एक नई वोकैबुलरी दे दी जिसके अंदर ये जो 2000s में इतने वो थे, बहुत सारे निकले थे उसमें। बहुत सारे थे आर्टिस्ट्स, इतने सारे हैं। मतलब एक जग्गी डी। स्टीरियो नेशन, जग्गी डी। जग्गी डी, स्टीरियो नेशन, मतलब न्यूमरस आर्टिस्ट उस टाइम पे। कितनी अच्छी मिक्सिंग होती थी। आज भी आप वो गाने सुनोगे, और इनफैक्ट वो गाने यार ऐसे, जैसे कि अभी क्या है कि अभी बहुत सारे गाने आप अपने घर में मिक्स करके डाल देते हो, तो एक एमेच्योर वो फील तो रहती है। उस टाइम पे वो गाने आ रहे होते थे, चाहे जैसे भी आ रहे हैं, पर वो यूनिवर्सल के थ्रू आ रहे होते थे, या फिर बड़े लेबल्स तो पीछे बैठे ही होते थे यूजुअली, क्योंकि गाना सर्कुलेट कैसे होगा। बट वो ऐसा भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो इसका जॉनरा डिफरेंट है, तो यहाँ पे जैसे मेन स्ट्रीम हिप हॉप है, जैसे हनी सिंह है, बादशाह है, इनकी मिक्सिंग आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए तभी मैं सुनूंगा, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड। बट जो इंडिपेंडेंट हिप हॉप आर्टिस्ट हैं उनकी मिक्सिंग गंदी हो तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसका उनियाल के गाने सुन रहे थे, वर्तमान आंखों का धोखा है। हाँ यार, क्योंकि उसकी मिक्सिंग कितनी गंदी है। क्योंकि उसका गाना स्टेडियम में नहीं बजेगा ना, वो ये थोड़ी सोच के गाना मिक्स कर रहा है कि टालकटोरा स्टेडियम में बजाऊंगा। अच्छा ये है कि कहाँ बजना है, तो उसका पता है फोन में जैसे ही बजना है। कान्ये वेस्ट का एक जो एल्बम है डोंडा, वो जब वो एल्बम बना रहा था तो उसने पूरा स्टेडियम लॉक करा हुआ था, स्टेडियम में ही रहता था। अच्छा हाँ, स्टेडियम में बनाता था गाना, और जब उसको टेस्ट करना होता था स्टेडियम ऑन करके गाना बजाता था, फिर वापस चला जाता था। अच्छा तो उसने एल्बम वैसे बनाई है, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये स्टेडियम के लिए बनी है एल्बम। इसका किस तरह से पतन हो गया पूरी तरह से रॉक म्यूजिक का? जैसे हम लोग जो थे उस टाइम पे, मतलब ये engineering पोस्ट college में, निर्वाणा है, जब निर्वाणा चला गया था बैंड, तभी खत्म हो गया। मेन उसके बाद हिप हॉप ने टेक ओवर करा था। जैसे जेजी भी ये बात अपने काफ़ी इंटरव्यूज में बोलता ही है कि जब अपने पीक पे था निर्वाणा, उस टाइम पे हिप हॉप आर्टिस्ट वेट करते थे कि यार अब इनका हाइप ख़त्म होगी तो हम कुछ करें, क्योंकि कर्ट कोबेन ने ख़त्म कर दी थी दुनिया। मतलब उससे बड़ा स्टार नहीं था उस टाइम पे उस सीन में कोई, क्योंकि हिप हॉप सिर्फ वो नहीं है ना, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो भी है ना। जो रॉक है, पंक रॉक का जॉनरा है, और जो हिप हॉप है, ये एक्चुअली एक दूसरे से बहुत कुछ लेते हैं, पर ये हिप हॉप आर्टिस्ट और रॉक आर्टिस्ट ही जानते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे उनके क्रेडिट्स, तो इतने हिप हॉप आर्टिस्ट और रॉक आर्टिस्ट हैं जो आपस में कोलैब करते हैं। हिप हॉप का बेसिकली रॉक के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, रॉक आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस इतनी सारी हैं। सैम्पलिंग तो होती है, लेकिन प्रॉपर एज प्रोड्यूसर भी कोलैब करते हैं कितनी बार। लेकिन जो हिप हॉप फैंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा शिट करते हैं, जैसे ये जो वाइट बैंड्स होते हैं और इन सब के ऊपर कि यार ये तो असली चीज़ नहीं है, या फिर ये तो ये नहीं है, बल्कि वाइट बैंड पे वाइट बॉय बैंड्स और वो सब जो होते हैं। लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है दोनों का। जैसे अभी ये जो एल्बम आई थी गॉड सॉर्ट एम आउट, जो इसकी क्लिप्स की एल्बम है जो, तो वो इतनी ज़्यादा रॉक इंस्पायर्ड है। उसके आप कोरस सुनोगे, वो सब सुनोगे, तो ऐसा लगेगा कि किसी पुराने पंक रॉक बैंड के स्लोगन्स चल रहे हैं जो उसके कोरसेस चल रहे हैं। तो फॉर्मेट, और उनका मतलब वो लॉन्ग टाइम फैंस रह चुके हैं, और उनके भी ये रेड हॉट चिली पेपर्स और इन सब के जो पुशा टी वगैरह ये सब। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि रैप के जो फैंस हैं वो शायद रॉक को हेट करते हों, लेकिन ऊपर वो लोग एक दूसरे के फैंस होते हैं एज म्यूजिशियंस। एक वो किल टोनी में जो आता है ना ट्रम्प बन के, क्या नाम था उसका कॉमेडियन का, शेन शेन गिल। शेन गिल, हाँ वो बोलता है ना कि
जोक है ना उसका कि कंट्री म्यूजिक ही सुनते थे पहले हम लोग वाइट पीपल फेवरेट म्यूजिक इज कंट्री, और वो रैप को किस तरह से डिसलाइक करते थे क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वो होता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मैंने कभी सोचा नहीं कि कंट्री म्यूजिक और वाइट का क्या रिलेशन है ना, कि एक पास्ट की एक स्मूथनेस और उससे आप वो देख रहे हो, लिंक कर रहे हो। कंट्री म्यूजिक एक्चुअली रिपब्लिकन्स का फेवरेट है, उनके लिए तो गो टू म्यूजिक है। क्यों country है music। ऐसा? क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्जर्वेटिव लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं ये कंट्री म्यूजिक, वाइट काउबॉयज का, और वो सारा जो पूरा वो है काउबॉय म्यूजिक जो चलता है। अगर आप देखोगे कि टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स में फैमिलीज आती हैं वो पहन के भी, तो वो बड़ा वियर्ड भी लगता है क्योंकि वो है तो एसेंशियली लिबरल ही है टेलर स्विफ्ट, मतलब वो डेमोक्रेट है ओपनली। तो पर उसमें वो वाइट जो ओवरलैप है बहुत ज़्यादा वो दिखता ही है, क्योंकि जो वो पूरी वो जो है वो हैट है ना, जो वो पूरी वो काउबॉय cowboy टाइप हैट की। होती है वो सब, उसमें कुछ प्राइड है, जनेऊ टाइप का है। मतलब हाँ थोड़ा सा एक पुराना वो है, लेकिन आई थिंक वो ब्लैक्स ने एनीवे रिक्लेम उसको काफ़ी हद तक कर लिया है। हम्म, इसलिए इनके यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि लग्जरी स्पेसेस जो हैं या फिर जो पॉप के जो टॉप सीट्स हैं वो ये लोग ऑक्यूपाई करें अपने लिए। जैसे अभी ये लुई विटॉन है, लुई विटॉन जो है, अरे लुई विटो। अरे लुई विटॉन, अरे नोएडा में तो लुई विटो हुआ है भाई, तो बॉन विटो। तो एनीवे तो जो लुई विटॉन है, ये जो फरेल विलियम्स है जिसने ये एल्बम बनाई है लेट हिम सॉर्ट आउट, तो वो उसका इस टाइम पे आई थिंक क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो उसका जो नया कलेक्शन आया उसके कलेक्शन का भी ये लोग वेट करते हैं कब आए। तो उसने वो हैट्स दोबारा, वो काफ़ी वो हैट्स पहनता भी है, काउबॉय हैट्स वगैरह, और फिर उसको वो अपने हिसाब से फैशन करते हैं, और वो काउबॉय बेल्ट्स और वो सारी वो है। पर वो एनीवे उन्होंने पहले भी करा, जैसे ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन फिल्में होती थी उस टाइम पे भी उन्होंने ये करा ही है इन सारे कॉस्ट्यूम्स को। ट्रम्प का फेवरेट गाना तो वो है रोलिंग स्टोन, उसकी रैली में वो बजता है रोलिंग स्टोन का गाना, यू कांट गेट व्हाट यू वांट, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, वो बजाता था वो। फिर रोलिंग स्टोन ने उस पर केस किया ट्रम्प पे कि हमारा गाना यूज कर रहा है हर रैली में, यू कांट गेट व्हाट यू वांट। मैंने फिर उसको कनेक्ट किया मोदी से, कि मोदी की जो जब साबरमती वहाँ पे आया था ट्रम्प स्टेडियम में, तो तब बजा रहा था यू कांट गेट व्हाट यू वांट। अब टैरिफ के टाइम पे आई वाज कनेक्टिंग कि मोदी को कुछ कहना चाह रहा था रोलिंग स्टोन के गाने से। तो वो वाला बजता था उस मोदी पे। के लिए तो अब आई थिंक कैलाश खेर ने गाया ना गाने, कचरा वाला गाना गाता है ना वो तो। कचरे वाला गाना तो है ही, उसके अलावा भी आई क्या था उसका कचरे कोई वाला, तो। कुछ तो है बड़ा गाना तो अच्छे ही हो। ना करना है हाँ, कुछ तो है सुबह सुबह, स्वच्छता का दे, मतलब एंजाइटी देता है ना, भागो 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 लेके भागो, क्योंकि बहुत कम टाइम तक ही वो गाड़ी भारत आती का इरादा इरादा कर लिया हमने। अचानक से खलबली मच जाती है, गाना जैसे ही बजता है, हाँ। मम्मी इधर भागती है उधर भागती सुबह। है, ये ला मतलब वो कहती है अरे रोक 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 बाहर जा तू भाग, मतलब एक एंजाइटी सॉन्ग है बहुत ही। तो वो इनका आई थिंक एनीवे थोड़ा फेवरेट तो है। उसने वो वॉच दिखाता है वो पॉडकास्ट पे जाके, ये अंबानी ने दी है, हमें जो दिया है किसी और ने दिया है, हमारा कुछ नहीं कैलाश है खेर। मेरे दाता, जब तू देता है। मैडमैन, मैंने कई बार बोला उसको, मैंने कहा ये पागल है आदमी, क्यों इसको लोग बोल रहे हैं विजडम। इंडिया में लोगों को समझ नहीं आता विजडम क्या होता है, पागलपन क्या उनको होता लगता है कि वो जो आईआईटी बाबा था वो उनको लगता था जस्ट बिकॉज ये हल्का सा सटका हुआ है तो ये बहुत ही डीप है। आईआईटी बाबा के लिए लोग पागल बन रहे हैं वो यार। कह रहा है कि दे कैन नॉट स्पेल डाटा विदाउट सेइंग दाता, वो रैम नहीं बोल सकते क्योंकि हाँ, वो राम, क्योंकि वो राम है, रैम का राम से कनेक्शन है। तो पहले हम सोचते थे कि हमको कोई एक कागज ही दे दे, कागज। अबे क्या कर रहा है भाई। वो कहता है, और इंटरव्यूअर आता है पॉडकास्ट वाला, कहता है और कैलाश जी कैसे हो। अब ये कैसे हो नहीं रंजी, काम की बात पे ये पहला सवाल पूछिए, आप हमसे पूछेंगे कैसे हो। अरे भाई ये बहुत पर्सनल सवाल है, कैसे हो ये ये वो, नहीं। एक इससे वो कहानी है एक ओशो की, उसमें वो बोलता है कि वो टाइम पूछने लगता है उसके साइड में बैठ के आदमी, ट्रेन में जा रहा होता है आदमी, बोलता है टाइम पूछना, कहता है नहीं नहीं नहीं
टाइम नहीं पूछना है मेरे से। तो ये टाइम ही तो पूछा है, कह नहीं 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 टाइम नहीं पूछना, अभी तुम टाइम पूछोगे हाँ, मैं टाइम बताऊंगा, फिर मैं बोलूंगा वो नाश्ता करते हैं, फिर तुम बोलोगे कि हाँ यहाँ क्यों नाश्ता तुम्हारे घर पे ही करते हैं, फिर तुम मेरे घर पे आओगे, मेरी बेटी को देखोगे, मेरी बेटी जवान है, अगले दिन आकर के तुम उसका रिश्ता मांग लोगे, तुम मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो, ये टाइम नहीं पूछ रहे। ओशो की चीजों को कॉपी किया गोविंदा की फिल्मों में, वहां बहुत होता था ये, इस हाँ। तरह के सीक्वेंसेस बहुत होते थे। पर ये इन जनरल आप देखोगे जो भी सेलिब्रिटी अपने क्रैक के जोन में आ रहा है ना, ये साला उसको पॉडकास्ट पे बुला लेते हैं। हाँ, गोविंदा जैसे क्रैक होने लगा, इन्होंने उसको पॉडकास्ट पे खींच लिया, ठीक है। जिसकी रिलेशनशिप खराब होने लगती है, जो थोड़ा भी लाइमलाइट में होता है, उसकी लाइफ क्रैक हो रही होती है, ये उसको लेके आते हैं। सुनील पाल, उन सबको पता है पागल हो गया है। सुनील पाल इज अ को खींच प्रोफेशनल के हेटर podcast पे विदाउट लेते हैं। गिल्ट, सबको वो गाली क्रैक देता भी है। है भाई, वो सिर्फ हेटर नहीं है, मतलब वो सेंसलेस है। उसने उसको पता मतलब है क्या उस बोला, पे गिल्ट नहीं है हेट की, कोई गिल्ट नहीं है उस पे हेट करने की। नॉर्मल गिल्ट होती है ना, अरे यार मैं मेरा मतलब वो नहीं था, या आप ये ना समझिए कि मैं जेलस हूँ किसी कॉमेडियन से, वो खुल के हेट करता है, there's no गिल्ट। और वो 15 साल पुराना वाला जो टीवी में फाउंडेशन लगा देता ना, वो वाला लगा गया था, जो अब की लाइट में मतलब वो क्लियरली दिखता भी है क्या, तो स्किन टोन 3 नॉच ऊपर करने के लिए वो कर रहा है। कुछ तो बोला जाकिर खान की कोई कॉमेडी है, और ऊपर से वो बेहुदा आदमी शायरी भी करता है। which is debatable, क्योंकि तो शायरी तो कुछ तो बोलता है वो कि गया था मैं समंदर, दिखा मुझे वो भयंकर, फिर मैं गया भयंदर। ये बस राइमिंग की शायरी करोगे आप? बट भाई तुमने करियर भी तो ऐसे ही बनाया, तो कॉमेडी नाइट में यही तो करते थे तुम लोग भी तो। पर ये देखो ना, जैसे वो पूरी तरह पता चल गया इनको ये तो क्रैक है, तो पॉडकास्ट के लिए ऐसे गेस्ट उसको बेस्ट लेके- है। हाँ ये सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट क्रैक्स हैं, हम्म, जितने भी ये क्रैक लेके आते हैं राइट विंगर्स। ऑल्दो आजकल कई राइट विंगर्स के पॉडकास्ट बड़े गिर गए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, लाइक बियर बाइसेप का। बट इनके सारे पॉडकास्ट होस्ट ऐसे नहीं लगते क्रैक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आज मैंने एक पॉडकास्ट देखा था राइट विंग का, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि ट्रम्प के साथ ये गलती तो नहीं करनी चाहिए, ट्रम्प से मिलने के बाद ये गलती तो नहीं करनी चाहिए। और कोई सामने ट्रम्प से मिलने के हाँ, बाद कोई सरदार जी गली में कुत्ता आ गया तो उसके सामने ये नहीं करना चाहिए, तो मतलब तू पागल है क्या? ट्रम्प किसको तू एडवाइस दे रहे हो? तुम दो एक नल्ले पॉडकास्टर मतलब तुम ना कभी ट्रम्प से मिले हो, ना तुम मोदी से मिले हो, तो एक वियर्ड काइंड ऑफ नॉनसेंस कॉन्फिडेंस जिसका कोई बेस नहीं है, उसका रिवॉर्ड बहुत देता है इंटरनेट। अगर आपके पास गिल्ट नहीं है कि, और प्योरली इग्नोरेंस भी और कॉन्फिडेंट भी हो, देन इंटरनेट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आई हैव रियलाइज्ड ओवर द टाइम, जिसके अंदर भी सेकंड थॉट है उसके लिए अच्छा नहीं है इंटरनेट। कि आप सोच रहे हो, सेकंड थॉट है आपके, अरे यार ये नहीं, ये क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह नहीं। तो इंटरनेट इज़ अ वेरी इम्पल्सिव माइंड के लिए बहुत ही which is like एंटी आर्ट, एक 100% एंटी आर्टिस्ट कह सकते हो आप, कि आर्टिस्ट कभी कभी ना चाहते हुए वो हो जाते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। आर्टिस्ट का इंट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि अल्बर्ट कामू का कोट है कि इंटेलेक्चुअल इज समवन हु वॉचेस हिमसेल्फ। तो मतलब आप जैसे ही एक चलो इंटेलेक्चुअल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक थिंकिंग पर्सन बनते हो, तो आपके अंदर दो डिवाइड बन जाते हैं। तो एक तो वो है जो कुछ कर रहा है, दूसरा वो है वो कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो दो वॉइसेस पैरेलली चलती हैं। जैसे आपने एक पॉडकास्ट किया, मैंने कुछ बोला, मैंने कहा यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई ढंग की बात है क्या, ऑडियंस को क्या दे रहे हो तुम। देयर इज अ वॉइस, वो एक वो अननेसेसरी भी हो सकती है मोरालिटी, वो एंटी सक्सेस है वैसे तो, क्योंकि वो मोरालिटी और जो वॉइस है वो आपको बार बार गिल्ट दे रही है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। पर आपकी बेशर्मी इस हद तक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बेशरम हो इस लेवल पे कि वो दूसरा बोले ही जा रहा है, आप उसको चांटे मार रहे हो अंदर ही। जैसे वो लड़का आता है रोज, वो अभी भी नहीं छोड़ा उसने, मेरे कृष्ण कन्हैया, वो एक बेशर्मी का क्या पीक है, वो है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है, ये जो है ना कोट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो यही है। सक्सेस का मंत्र यही है आजकल इंटरनेट पे। उसका बाप इतना बेशरम, बाप बेशरम है, उसको डाल ही जा रहा है। मुझे लगा कि एंग्शियस भी है, कहीं एंग्शियस भी है, बच्चा, छोटा बच्चा यार, बच्चे को जो आप सिखाओगे वो सीख लेगा। वो बच्चे की कोई गलती नहीं है उसकी, बेचारे की, वो उसका बाप उससे करवा रहा है। बट मुझे लगा कि इतनी नेगेटिव पीआर उसका हुआ तो बाप सोचेगा यार मैं अपने बच्चे से ऐसा ना करवाऊँ।
बट वो नहीं था। बाप इस मतलब प्योर बिजनेसमैन, बेशरम, उसको सिर्फ एक ही मोरालिटी है कि मनी, गल्ला खुल जाए बस किसी गल्ला तरह। गुल्ला है, ये नहीं चलना भाई। तो कोई मोरालिटी नहीं है, और बच्चा कुछ भी किए जा रहा है, मेरे बाकी भी तो ये क्या है। तो ये इंटरनेट पे इसीलिए इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत दिखाई देते हैं आपको, जो मतलब बेशरम है, बिल्कुल बेशरम इन द सेंस कि उनका कोई मोरालिटी और इससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। दे डोंट केयर, दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो दीज पीपल। जिस तरह की चीज़ें ऑडियंस और ये सारा सिस्टम बना हुआ है, वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पर्टिकुलर ट्रेट का उसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है एज कम्पेयर टू समथिंग एल्स। तो वो, और स्पेशली इसके अंदर एक कंसिस्टेंट प्रोडक्शन का बड़ा गेम है, मैकेनिकल इंटरनेट पे, और कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग समथिंग, कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग समथिंग। अब उसका कोई मीनिंग है नहीं है, दैट डजंट मैटर, और उसमें कंसिस्टेंसी है, और आपकी ऑडियंस की एक बेस लेवल रिलेटेबिलिटी है। उनको जो आपको सुनना आप बोल दो, अरे हमारे भोपाल में तो इतना अच्छा पोहा, हमारा भोपाली यहाँ बैठता है, हमारा ये यहाँ बैठता आपको है। एक मैंडेटरी, आपको पता है कि अब आपने दोबारा सोचना भी छोड़ दिया, पर आपको बीच बीच में गिल्ट भी परफॉर्म करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। बस आदत छूट गई आपकी गिल्टी होने की, पर आपको ऑडियंस के लिए थोड़ी थोड़ी गिल्ट भी बीच परफॉर्म में, करनी हाँ, है। अरे हम तो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, वहां हम जाके, तो यहाँ पहुंचना ही नहीं। अरे यहाँ तो पोहा नहीं मिलता है यार, बहुत परेशान है, पोहा नहीं है न्यूयॉर्क में। अरे भाई तो यार अरे मेरे भाई, अरे गुरुजी। तो ये जो नॉनसेंस रिलेटेबिलिटी का जो आइडिया है इंटरनेट का, जिसमें जो थोड़े भी पॉपुलर लोग हैं वो आपको रिलेटेबिलिटी के नाम पे कचरा परोसेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, तमन्ना भाटिया, समोसा बहुत पसंद है, समोसा सौरभ द्विवेदी के साथ, समोसे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। सौरभ बोलता, अरे वाह क्या थॉट है, लड़ जाएंगे मर जाएंगे समोसे के लिए। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, इसमें क्या थॉट है भाई? समोसा लिटरली 8-10 रुपए का मिलता है, हर कोने में मिलता है। मतलब इंडिया के पास ऐसे नहीं कि उनकी समोसे की खपत कम है, समोसा तो जो आपकी डिमांड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो तुम क्यों मरोगे, क्यों कटोगे? मतलब इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो इंडिया की मासेज हैं उनको गंद कंज्यूम करने का एक रिलैक्सेशन दो। भाई तुम समोसा चाय खाते हो, जो कि एक गंद है, फूड है कॉम्बिनेशन, मतलब मेडिकली प्रूवन है कि बहुत ही गंदा फूड है आपकी हेल्थ के लिए, बट उनको एक रिलैक्स कर देना। भाई सेलिब्रिटीज भी तो खाते हैं, तुम्हें कोई गलती नहीं, तुम और खाओ। जबकि सेलिब्रिटी खाता नहीं, वो झूठ बोल रहा है। तमन्ना भाटिया कभी समोसा ये सब को हाथ भी नहीं लगाते। मैं बिहार में खाते हैं लोग, बिहार के सेलिब्रिटीज जरूर खाते हैं, जैसे पवन सिंह और ये, वो चावल ही खाते हैं। रियल उनको चावल चाहिए तो चाहिए, नो रोटी चाहिए। तो वहाँ कल्चरल है, बॉलीवुड में कोई नहीं खाता इस तरह की चीज़ें। बट वो रिलेटेबिलिटी के नाम पे आपका जो वर्ड्स बिहेवियर है उसको जस्टिफाई या फिर उसको चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करते। आपको रिलैक्स करते हैं अपनी मीडियोक्रिटी के अंदर। तो ये रिलेटेबिलिटी कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि व्हाई आई डोंट लाइक इट, दिस होल आइडिया ऑफ बेस लेवल रिलेटेबिलिटी। लेकिन आप बेस लेवल रिलेटेबिलिटी करके काफ़ी आगे पहुंच सकते हो, क्योंकि लोगों को उसी डिल्यूजन में जीना है, वही सब करना है। तो इसी एक पॉइंट को आप एक्सटेंड कर दो बहुत सारे पॉइंट्स में। तो आपकी कॉमेडी हो जाए, आपका इंटरव्यूइंग स्टाइल हो जाए, आपका पॉडकास्टिंग हो जाए, हर फील्ड के अंदर दिस बेस लेवल थिंग सेल्स अ लॉट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट। अब वो आपकी इच्छा है कि आप उस लेवल की बेशर्मी पे उतर के वो करना चाहते हो। अगर आपका उस तरह का नेचर है, देन दिस इज़ अ सक्सेस मंत्रा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। So, yeah, ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इस पर्टिकुलर शो का, जिसका हमने अभी नाम भी नहीं रखा, बट आई थिंक वी विल कीप इट सून। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this show, and this show or segment, I don't know, but this particular segment of my podcast is only available for members. So thank you so much, and please also mention कि आपको ये particular segment किस तरह का लगा. If you want us to do it in future also, then also you can comment whatever your thoughts are, and I would be very interested to read it and also understand if you liked it or gained something out of it. So yes, thank you so much for watching this podcast.
है।